हेलो एवरीवन। सो V2 रिटेल के Q4 के रिजल्ट्स आए हैं। वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कल रिजल्ट आए हैं कंपनी के। आज कॉन कॉल होगा इनका, तो कॉन कॉल का जो बड़ा अपडेट होगा उसको ऑफ कोर्स अलग से डिस्कस करेंगे। कंपनी के अभी नंबर्स पे फोकस करेंगे, जो इन्होंने गाइडेंस दिया था उसके अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्मेंस आया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड आगे का आउटलुक, कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो V2 रिटेल का बिजनेस मॉडल डिटेल में हमने बहुत बार कवर किया हुआ है। वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री के अंदर कंपनी ऑपरेट करती है। लास्ट काफ़ी सारे क्वार्टर से ट्रेंड को ही आउट परफॉर्म करते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। मार्केट ने भी उसी के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड भी किया इसके स्टॉक को। सो इनका जो मेन स्ट्रैटेजी रहा है V2 रिटेल का, इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि ट्रेंड का जो जूडियो वाला जो मॉडल है, उन्होंने एक्चुअली एक पाथ शो किया बाकी प्लेयर्स को कि कैसे इस मॉडल को स्केलेबल बनाया जाता है, बड़े लेवल पे ग्रोथ कर सकते हैं। बिकॉज उससे पहले आप देखोगे तो वी मार्ट हो गया, प्लस और भी कुछ प्लेयर्स थे जो वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करते थे, लेकिन वैसा सक्सेस उनको नहीं मिला था। बहुत इनकंसिस्टेंसी थी उनके बिजनेस में। जूडियो ने सबसे बड़ा चीज किया कि जो एक्सपीरियंस है कंज्यूमर का उसको चेंज कर दिया। जब आप डी मार्ट में जाते हो तो वहां पे बिल्कुल ये फीलिंग आता है कि आप सस्ता ग्रोसरी आइटम लेने आए हो। लेकिन इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि फैशन रिटेल इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। आई मीन स्पेशली आप मास मार्केट को टारगेट कर रहे हो, जेनजी को टारगेट कर रहे हो। सो अगर वहां पे एक्सपीरियंस आपने अच्छा प्रोवाइड नहीं किया, उनको ऐसा एक्सपीरियंस आया कि वो सस्ते स्टोर पे आए हैं या कुछ सस्ता आइटम परचेज करने आए हैं, तो वो उनके ईगो को हर्ट करता है। एंड जो फुटफॉल है उसमें आपको वैसा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बड़े ऑडियंस को टारगेट करना है तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत मैटर करता है। जूडियो ने जो जो मॉडल शो किया, एंड उसके ऊपर से V2 रिटेल का कहना है कि जो हमारा खुद का एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, जो हमारी खुद की डिजाइन टीम है, आई मीन कंपनी का लगभग 50% जो प्रोडक्ट सेल होता है वो ये खुद डिजाइन करते हैं। डिजाइनिंग खुद होती है, ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग आउटसोर्स करती है कंपनी। सो वो एक बहुत बड़ा रोल रहा है इनके इनके इस तरीके के परफॉर्मेंस में। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में ही गाइडेंस दिया था कि Q4 जो है हमारा वो पैट पॉजिटिव होगा। क्यों पैट पॉजिटिव होगा? बिकॉज इनके बिजनेस में सीजनैलिटी रहती है। Q3 इनके लिए सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है। Q4 में डिपेंड करता है कि फेस्टिव सीजन कहाँ पे आ रहा है, जैसे ईद हो गया, गुड़ी पाड़वा हो गया, वो जनरली आपका Q1 के अंदर आता है। तो जब वो Q1 में आएगा तो Q4 इतना अच्छा नहीं होगा, Q1 का ग्रोथ अच्छा होगा। लेकिन इस बार आपका ये सारे फेस्टिवल जो हैं वो Q4 के अंदर ही आ गए थे। तो कंपनी ने पैट पॉजिटिव का गाइडेंस दिया था। हमको देखना है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैसी आई है, बाकी के मेट्रिक्स कैसे हैं, एंड ग्रोथ वगैरह कैसा लग रहा है बिजनेस का। तो नंबर्स देखते हैं सबसे पहले कंपनी के। टॉप लाइन का ग्रोथ का ऑलरेडी हमको आइडिया था, बिकॉज इनका बिजनेस अपडेट में इन्होंने बताया था 68% का टॉप लाइन का ग्रोथ Q4 में। पूरे साल में 62% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। इनका गाइडेंस था 55% का। एंड टोटल ग्रोथ अगर आप देखोगे 62% का आया पूरे साल के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट 66% से ग्रो किया है। इबिट्टा में 84% की ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं कंपनी के यहाँ पे। और पैट में 79% का ग्रोथ आया है कंपनी का। अब ये जो आप 79% का पैट ग्रोथ देख रहे हो, 6.4 करोड़ का पैट है। एक्चुअल जो प्रॉफिटेबिलिटी है इस कंपनी की वो इससे भी ज्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी आई है। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन जो की मैट्रिक्स होते हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 24% पे है कंपनी का। आई मीन इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस रहता है कि 10% के आसपास हम SSG रखेंगे। लेकिन उस गाइडेंस को बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रही है कंपनी पिछले बहुत सारे क्वार्टर से। वॉल्यूम ग्रोथ इस तरीके के मॉडल के लिए काफी क्रिटिकल होता है, बिकॉज ये इथोस टाइप मॉडल नहीं है कि कंपनी कोई प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रही हो। सो मास मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो तो वॉल्यूम ही आपके मेन रेवेन्यू को ड्राइव करेगा। लेकिन इनके केस में वॉल्यूम ग्रोथ भी आ रहा है 40%, प्लस वैल्यू ग्रोथ भी आ रहा है। एवरेज सेलिंग प्राइस भी आप देखोगे तो 262 से 308 हो गया कंपनी का Q4 के अंदर। और पूरे साल में भी ये इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज कुछ टाइम पहले इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो हमारे एंट्री प्राइस पॉइंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो 99 रुपीज से जो टी शर्ट्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, और कुछ इनके पास जो प्रोडक्ट्स था वो थोड़े से मिड रेंज के भी थे, 699 799, उस रेंज तक कंपनी के पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। सो इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो एंट्री लेवल जो प्राइस पॉइंट है और वो जो मिड मिड टिकट साइज का जो प्राइस प्रोडक्ट है, उसमें आई मीन इतना सेल्स नहीं आ रहा। वो हमारे ओवरऑल सेल्स के नंबर को भी ट्रैक कर रहा है एंड स्टोर में इनएफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है। इनएफिशिएंसी इन द सेंस कि मतलब कंज्यूमर भी जब बार बार विजिट कर रहा है एंड वो देख रहा है कि ये प्रोडक्ट्स ने स्पेस ले रखा है, प्लस बार बार सेल नहीं हो रहा, तो एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट जाता है कंज्यूमर को भी कि वो सेम आइटम वो रिपीट हो रहे हैं, सेम जो प्रोडक्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सो उसको देखते हुए इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो एंट्री प्राइस पॉइंट है हमारा, इससे हम टोटली एग्जिट कर लेंगे। और वो जो मिड प्राइस पॉइंट है 699 799,
उससे भी हम एग्जिट कर लेंगे। जो कोर फोकस है हमारा, वो जो वैल्यू फैशन सेगमेंट है, जो मास सेगमेंट है, 200 रुपीज से लेकर के 300 400 का जो ब्रैकेट है, उसके अंदर ही हम फोकस करेंगे। तो वो इन्होंने किया लास्ट कुछ टाइम से, और उसके बाद इनका कंसिस्टेंटली एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है। आप पूरा फाइनेंशियल ईयर देखोगे, हर एक क्वार्टर में एवरेज सेलिंग प्राइस कंपनी का इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन बिल वैल्यू में भी अच्छा ग्रोथ है। बिल वैल्यू का मतलब क्या है कि एक कस्टमर 2-3 आइटम परचेज कर रहा है, सो टोटल जो बिल का अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, वो भी ग्रो हो रहा है कंपनी के लिए। सेल्स मिक्स ऑलमोस्ट सेम है इनका, जो हर एक क्वार्टर में रहता है। एमआरपी सेल्स का कंट्रीब्यूशन आप देखोगे तो थोड़ा सा कम हुआ है इस बार। 90% था लास्ट क्वार्टर में, 87% है इस बार। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, बिकॉज Q4 इन जनरल आपका एंड ऑफ सीजन सेल होता है, तो डिस्काउंट वगैरह तो वैसे ही चलता है। प्लस उसके साथ में क्योंकि आपका ईद का सीजन था, आपका गुड़ी पाड़वा और बाकी सारे फेस्टिवल्स थे, तो थोड़ा सा आप इसमें डिस्काउंट वगैरह भी देते हो, जिसकी वजह से एमआरपी सेल्स का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हुआ है Q4 में। लेकिन हमने हर एक क्वार्टर में देखा है कि कंपनी का डायरेक्शनली जो एमआरपी सेल्स का कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। देन सेल्स पर स्क्वायर फिट इस कंपनी का 896 आया Q4 में, और फुल ईयर में देखोगे आप तो 1000 रुपीज का ये नंबर क्रॉस कर चुका है। इस कंपनी का, इनकी मैनेजमेंट का एस्पिरेशन था 2 साल पहले कि हमारा जो सेल्स पर स्क्वायर फिट है उसको हमको 1000 रुपीज के आसपास लेके जाना है इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। इन्होंने ये 2 ईयर्स के अंदर ही गाइडेंस को अचीव कर लिया है, और अब मैनेजमेंट का टारगेट है कि अगले कुछ ईयर्स में 1200 सेल्स पर स्क्वायर फिट हमको लेकर के जाना है। सो ये इनका नेक्स्ट टारगेट है। देन पूरे FY25 में आप देखोगे एसएसजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 29% वॉल्यूम ग्रोथ पूरे साल में भी अच्छा है। एंड एवरेज सेलिंग प्राइस का जो हमने बात किया, वहां पे आप देखोगे तो फुल ईयर बेसिस पे भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। प्लस एमआरपी सेल्स कंट्रीब्यूशन जो Q4 में हमको दिख रहा है डिप हुआ है 90 से 87, फुल ईयर में इंप्रूवमेंट है 87 से 89, जो हमने हर एक क्वार्टर में डिस्कस किया है। देन इनका अगर आप वर्किंग कैपिटल डेज देखोगे, इसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सबसे पहले इन्वेंट्री डेज की बात करते हैं। सो इन्वेंट्री डेज इनका 121 से 131 आया, 131 से 108 डेज। बहुत बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है। अब पहला पॉइंट तो ये कि ये जो 121 से 131 गया था लास्ट ईयर, सो लास्ट ईयर कुछ क्या नेगेटिव हुआ था बिजनेस के लिए? नहीं। वही सीजनैलिटी जो है इनका, पिछले साल अगर आप देखोगे तो जो ईद और ये जो बाकी फेस्टिवल्स हैं ये आपके Q1 में आए थे। तो अगर Q1 में मेरा फेस्टिव सीजन है तो उसका प्रिपरेशन मुझे Q4 से ही करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री वगैरह इन्होंने एडवांस में होल्ड करके रखी थी, सेम जैसी ज्वेलरी कंपनी करती है कि नेक्स्ट क्वार्टर अगर सीजन अच्छा है तो एक क्वार्टर पहले ही वो इन्वेंट्री वगैरह होल्ड करके रखते। तो एक तो ये भी रीजन था कि क्यों लास्ट ईयर इनका इन्वेंट्री डेज बढ़ गया था, और इस बार क्योंकि Q4 में वो सारे फेस्टिवल्स आ गए, तो उसकी वजह से इंप्रूवमेंट देखने को मिला। दूसरा, उससे बड़ा जो रीजन है क्यों ये नंबर सस्टेन कर सकता है और फर्दर इंप्रूव हो सकता है, सो वीटू रिटेल ने अपने वेंडर्स का रैशनलाइजेशन किया है लास्ट कुछ टाइम के अंदर। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? पहले इनके वेंडर से जो इनको ऑर्डर मिलता था, बहुत डिले हो जाता था ऑर्डर मिलने में। सिर्फ 30% ही ऑर्डर्स होते थे जो कंपनी को टाइम पे मिलते थे, बाकी सारे ऑर्डर जो है वो डिले हो जाता था। तो कंपनी ने लास्ट कुछ टाइम में अपने वेंडर्स को एजुकेट किया है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी है उनको, सॉफ्टवेयर वगैरह वहाँ पे इंस्टॉल करके दिया है, जिसकी वजह से इनके वेंडर्स की एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है। सो जो ऑर्डर सिर्फ 30% पहले टाइम पे आते थे, आज के टाइम पे 75% जो ऑर्डर है वी टू रिटेल के पास में वो टाइम पे आता है। तो पहले क्योंकि ऑर्डर में डिले होता था तो इनको एडवांस में अपने वेयर हाउसेस में इन्वेंट्री वगैरह होल्ड करके रखना पड़ता था, इसलिए भी कंपनी के इन्वेंट्री डेज इतने ज्यादा थे। अब क्योंकि ये नंबर सस्टेनेबल है, ये चीज इंप्रूव हो गई है, तो इस साल तो ये इन्वेंट्री डेज इंप्रूव हुआ ही है। प्लस नेक्स्ट ईयर के लिए भी इन्होंने गाइडेंस दिया था लास्ट कॉन कॉल में कि 10 to 15 डेज का इंप्रूवमेंट और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने इन्वेंट्री डेज के अंदर। सो ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है इनके इनके ओवरऑल वर्किंग कैपिटल में। बाकी आप देखोगे नेट वर्किंग कैपिटल भी कंपनी का ऑलमोस्ट हाफ हो गया, 71-70 से 37 के आसपास आ गया। एंड आरओई का नंबर, सो जो आरओई कंपनी का नेगेटिव था 2 साल पहले, लास्ट ईयर 10% पे आया, और अब 23% का आरओई कंपनी अचीव कर चुकी है इन FY25। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही गाइडेंस दिया था कि हमारा टारगेट है कि जो इंडस्ट्री का लीडर है उसके लेवल का आरओई हमको लेके जाना है। इंडस्ट्री का लीडर कौन है? ट्रेंड, 33% का उसका आरओई है। सो अगला टारगेट इनका यही है कि 23% के आरओई को 33% लेकर के जाना है हमको। अब यहाँ पे भी अगर एक और आप पॉइंट देखोगे, तो अगर मैं इस बिजनेस को 2 साल पहले नेगेटिव आरओई देख करके, या फिर लास्ट ईयर ये लो आरओई देख करके, हाई इन्वेंट्री डेज, हाई वर्किंग कैपिटल डेज देख करके अगर मैं इसको इग्नोर कर देता, तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी वहां पे मिस हो सकता था। सो ये चीज हमको ये दिखाता है कि ये जो नंबर्स हैं ये आपको पास्ट दिखा रहा है बिजनेस का, और मार्केट हमेशा रिवॉर्ड करता है स्टॉक को उसके फ्यूचर के बेसिस पे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बिजनेस का आउटलुक ट्रैक करो, मैनेजमेंट का गाइडेंस ट्रैक करो, उसका एग्जीक्यूशन ट्रैक करो,
और वो सारी चीज़ें आपको ग्रोथ और बाकी सारी चीज़ें वहाँ से आपको रिफ्लेक्शन होता है कि ये सारे नंबर्स इंप्रूव हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जैसे आज हमको पता है कि ये इन्वेंट्री डेज यहाँ से और इंप्रूव हो सकता है, आरओई का नंबर यहाँ से और ऊपर जा सकता है, वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ से और इंप्रूव हो सकता है। सो ये हमको तब पता है क्योंकि हम बिजनेस को कंसिस्टेंटली ट्रैक कर रहे हैं एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस को ट्रैक कर रहे हैं, उसका एग्जीक्यूशन को ट्रैक कर रहे हैं। ये नंबर्स देख करके कोई स्टोरी नहीं समझ आता किसी भी बिजनेस का। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कॉन कॉल्स, मैनेजमेंट का कमेंट्री, उसका एग्जीक्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक बिजनेस का ट्रैक करना। वरना नंबर्स को देखेंगे तो आधे से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है वो ऐसे ही मिस हो जाएंगी हमारे। देन नेक्स्ट इनका पीएनएल वाला पार्ट अगर हम देखें तो इबिट्टा में तो 84% का ग्रोथ है, यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पीबीटी में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10 टाइम ग्रोथ है। लास्ट टाइम बिल्कुल जीरो पीबीटी था कंपनी का, इस बार 10 करोड़ का पीबीटी इन्होंने रिपोर्ट करा है, सो ऑलमोस्ट 10 टाइम ग्रोथ है। बट पैट में आपको दिखेगा 79% का ग्रोथ। क्यों? बिकॉज पिछले साल लास्ट ईयर कंपनी को टैक्स में एडवांटेज मिला था, जिसकी वजह से इनका पैट पॉजिटिव हो गया था, जबकि सीजन इतना अच्छा नहीं था Q4 का, क्योंकि फेस्टिव सीजन इनका Q1 में था। इस बार कंपनी ने टैक्स पे किया है, टैक्स एक्सपेंस आया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो पैट है, बॉटम लाइन है, वो उतने हाई पेस से ग्रो नहीं कर पाया जो ग्रोथ हमको पीबीटी में देखने को मिली है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है इस बिजनेस की वो सुपर स्ट्रांग है। 10 टाइम कंपनी का पीबीटी ग्रो किया है वाई लेवल पे। सो चाहे टॉप लाइन का ग्रोथ हो, इबिट्टा का ग्रोथ हो, इबिट्टा मार्जिन हो, पीबीटी हो या पैट का नंबर हो, हर एक फ्रंट पे काफी स्ट्रांग नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। तो आई मीन ओवरऑल हम वी2 रिटेल को बोल सकते हैं कि वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री का स्काई गोल्ड है एक तरीके से ये। जैसे वो कंपनी अपने इंडस्ट्री के अंदर हर एक प्लेयर को आउट परफॉर्म करती जा रही है, गाइडेंस को बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रही है, सेम इनका भी चल रहा है। कंसिस्टेंटली गाइडेंस को बीट करते जा रहे हैं, हर एक मैट्रिक्स पे काफी अच्छा रिजल्ट है। आई मीन वी2 रिटेल हो, आपका स्काई गोल्ड हो, इंडिया शेल्टर हो, ये एक दो तीन जो कंपनीज है, ये अभी इस ट्रेंड में चल रही है कि अगर आप 10 पैरामीटर्स देखोगे तो 10 के 10 इनके ठीक लग रहे हैं। हार्डली कोई एक दो पैरामीटर दिखता है जहां पे थोड़ा बहुत कंसर्न है, अदरवाइज सारे पैरामीटर्स में बिजनेस, ये सारे बिजनेसेस काफी अच्छा कर रहे हैं। नाउ अपॉर्चुनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो करंट भी आपको दिखेगा 96 है इसका। बट मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि 50% का ग्रोथ ये कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने बोला है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक हम 50% के कैगर पे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू फैशन इंडस्ट्री में अभी भी 80% जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में। और ये जो नया ट्रेंड चला है कि आप दे तो सस्ता प्रोडक्ट रहे हो, लेकिन उसको इस तरीके से एक्सपीरियंस करा के दे रहे हो कंज्यूमर्स को कि कंज्यूमर फील करता है कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट परचेज करने आया हूँ, मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत एनहांस हो गया। जैसे एक बहुत कॉमन चीज ये यूज करते हैं कि जो टीयर 3 टीयर 4 सिटी का भी जो कस्टमर है, वो भी आज के टाइम पे चाहता है कि एसी वाले इन्वायरमेंट में वो शॉपिंग करे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए अक्रॉस स्टोर्स। तो वो आपको एक ऑर्गेनाइज जो प्लेयर होता है वो ही प्रोवाइड कर सकता है। सो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट शेयर अभी भी 80% है और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में सिर्फ 20% मार्केट शेयर है। वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री में अभी भी इंडिया में पैन पैन इंडिया लेवल पे कोई भी प्लेयर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल देता है, चाहे वी टू रिटेल हो, ट्रेंड हो, वी मार्ट हो, इन सारे प्लेयर्स को। बट ऑफ कोर्स हमको उस पर फोकस करना है जो एग्जीक्यूट सबसे अच्छा कर रहा है, एंड अभी के केस में वी टू रिटेल का कंसिस्टेंसी है। तो अगर आप इनका 50% का ग्रोथ गाइडेंस लेकर के चलोगे, प्लस इबिट्टा मार्जिन में इंप्रूवमेंट का गाइडेंस है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है कंपनी को, सो फॉरवर्ड पी जो है इसका वो अराउंड 60-62 के आसपास आता है। अब ऑलरेडी ये अपनी इंडस्ट्री में सबको आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका प्रीमियम वैल्यूएशन ऑलरेडी मिलेगा और ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, बिजनेस का ग्रोथ अच्छा है। तो आई मीन यहाँ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड है इसके स्टॉक के अंदर। पास्ट का स्टॉक नहीं देखना है हमको कि पिछले में इसने कितना रिटर्न दिया, लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 2 ईयर में। यहाँ से देखना है कि आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है और उसके बेसिस पे मार्केट रिवॉर्ड करेगा। सो वो सारे मैट्रिक अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड लगता है करंट लेवल से भी। बाकी ऑफ कोर्स ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे जो बहुत ज्यादा क्वेरी भी आता है कि अगर हम हर एक बिजनेस का ऐसे क्वार्टरली एनालाइज करते रहते हैं, सो कोई भी बिजनेस, ऑफ कोर्स ये फैक्ट है कि ज्यादातर बिजनेसेस आपको दिखेंगे 2 3 4 5 6 क्वार्टर के बाद में उनका बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है। कुछ फंडामेंटल चेंजेस हो जाते हैं, कुछ कुछ इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। एंड वी नो कि हमको वहां पे अपना व्यू चेंज करना होता है। सो बहुत लोगों का क्वेरी क्या आता है कि वो फिर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करेंगे। इस तरीके से तो हम किसी भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर ही नहीं पाएंगे। बट यहाँ पे ये फैक्ट समझना जरूरी है कि एज एन इन्वेस्टर मैं कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे किस बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है या किस स्टॉक में मुझे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। ये वो बिजनेस डिसाइड करेगा। लाइक आप अगर ये जो वी टू रिटेल को जो रन कर रहे हैं आकाश अग्रवाल, या फिर वो जो स्काई गोल्ड को जो रन कर रहे हैं मंगेश चौहान जी, उनको उनको भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि नेक्स्ट 2 3 ईयर्स के अंदर उनका बिजनेस कहाँ पे होगा।
उनके पास में विजन है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मार्केट इंडस्ट्री का फैक्टर होता है, डिमांड फैक्टर होता है, इन कंपनीज का खुद का एग्जीक्यूशन वाला फैक्टर होता है। खुद का एग्जीक्यूशन फेल होने लग जाए तो परफॉर्मेंस में डिप आ जाएगा। तो हम कैसे ये कॉन्फिडेंट के साथ में कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करूंगा? ये वो बिजनेस का परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा। आप जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का स्टोरी सुनते हो जो मीडिया में बहुत पॉपुलराइज करके सेल किया जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को एक तरीके से गलत तरीके से पिच किया जाता है कि इस इन्वेस्टर ने किसी भी स्टॉक को 5 ईयर 10 ईयर तक होल्ड किया और उसने इतना मल्टीबैगर रिटर्न दिया। सिर्फ हम इस स्टोरी पे फोकस करते हैं, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता कि उस एक स्टॉक को पिक करने के लिए कितने सारे स्टॉक्स को उन्होंने रिजेक्ट किया होगा। आई मीन आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगर स्मॉल कैप माइक्रो कैप यूनिवर्स में, तो आप अगर डेटा देखोगे कितने स्मॉल कैप माइक्रो कैप आपको दिखते हैं कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में मिड कैप भी बन पाते हैं। मोस्टली जो बिजनेसेस हैं वो 10-10 साल तक वही रह जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये डिसाइड कर ही नहीं सकते पहले कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है। ये उस बिजनेस का परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा। और एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको दिखेंगे जो आपके पोर्टफोलियो में आपको फोर्स कर देंगे कि आप उनको एग्जिट कर ही नहीं पाओ, उनसे सेल कर ही नहीं पाओ। लाइक अगर आप ये सारे बिजनेसेस देखो, कल्याण ज्वेलर देखो, वी2 रिटेल देखो, स्काई गोल्ड देखो, अभी के केस में अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया शेल्टर, एसबीएफसी फाइनेंस, ये सारे बिजनेसेस लास्ट 2-3 ईयर से कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं और यहाँ से आगे का भी आउटलुक अच्छा लग रहा है। तो ये अपने इन्वेस्टर्स को फोर्स कर रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म स्टिक रहे इनके साथ में। ये खुद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करा रहे हैं। इन्वेस्टर खुद नहीं डिसाइड कर सकता कि मुझे इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। ये सारे बिजनेसेस के परफॉर्मेंस डिसाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज का एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ज्यादातर जो आपके पोर्टफोलियो में आज स्टॉक्स है वो कल 1-2 क्वार्टर के बाद मे बी डिजर्व ना करें आपका कैपिटल, एंड वहां पे हमको एग्जिट करना निकलना ही ज्यादा जरूरी है। हम इस इल्यूजन में नहीं रह सकते कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो चाहे बिजनेस कुछ भी करे मुझे इसके साथ में स्टिक रहना है। 5-5 10-10 साल तक आप देखोगे स्टॉक कहीं नहीं जाता, बिजनेस का कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं होता, एंड कल को चल के अगर मैनेजमेंट फेलियर हो गया तो वो तो सबसे बड़ा रिस्क है। तो इसीलिए ये बिजनेस परफॉर्मेंस को डिसाइड करने देना चाहिए कि कितना हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, कितना हमको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना है। हमारा काम है बिजनेस को ट्रैक करने का और उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड करने का। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था वी2 रिटेल के ऊपर। बाकी इनका कौन कॉल होगा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।